Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today's our lecture number 29 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So today we are going to start our chapter number 21, that is the last chapter of our course, complete course, and we are going to complete it in almost 2 or 3 lectures. हम लोगों ने इसे कंप्लीट करना है और इसे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और जो भी लेक्चर्स हमारे पास बच जाएंगे वी आर गोइंग टू रिवाइज द ऑल कोर्स. उसके बाद हम बाकी कोर्स को रिवीजन में दे देंगे. तो जब हम रिवीजन में देंगे तो दैट मींस इट वुड बी ऑटोमेटिकली बी असाइंड, ऑटोमेटिकली वो पूरे कंप्लीट हो रहे होंगे. सो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हम लेके जा रहे हैं. जब हम कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम कैपिटल बजट करना चाह रहे हैं, कैपिटल बजटिंग की तरफ जा रहे हैं. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिचुएशन बट रिक्वायर्ड इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में ये रिक्वायर्ड होता है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक तरह से पार्ट के साथ चलता है. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इसे क्या कहते हैं हम? टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं इसके अंदर, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ ही हम लेके इससे आगे चल रहे होते हैं. यानी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम साथ लेके ही आगे मूव करेंगे. सो दैट्स द लेक्चर. हमने पिछले लेक्चर्स में क्या किया था? वी हैव आइडेंटिफाइड आवर ओवरऑल बजट प्लानिंग, जिसमें हमने हर तरह का बजट बनाया था. हमने सेल्स बजट बनाया था, प्रोडक्शन बजट बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग बजट बनाया था, डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाया था, ओवरहेड बजट बनाया था, हर चीज का बजट हमने बनाया था. इस बजट को हम रिवाइज भी करेंगे इन 1 लेक्चर और मे बी 1.5 और 2 लेक्चर्स हम उन्हें रिवाइज भी करेंगे. हम उन्हें रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन्हें किधर पे कहां जाके किस तरह से लाइक कर सकते हैं. ठीक है ना? तो हम 1 और 2 लेक्चर में वी आर गोइंग टू रिवाइज सम मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उन्हें दोबारा रिवाइज करेंगे, जिनमें से एक ये मेरे ख्याल में बजटिंग भी है जो हम लोग इंशाल्लाह रिवीजन में लेकर आएंगे. तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी के हम लोग उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में हर तरह का बजट बनाया. लास्ट में हमने कैश डिस्बर्समेंट्स के बजट बनाए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बनाए, मर्चेंडाइज के बनाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमने बजट बनाए हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मर्चेंडाइजिंग में पूरा बजट बनाया है. इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बजटेड बैलेंस शीट्स बनाई है. दैट वी हैव सीन ईच एंड एवरी आइटम के हमने हर चीज को देखा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू थिंग, दैट इज द चैप्टर नंबर 21, कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस. कैपिटल बजटिंग और इसकी रीडिंग्स क्या है? चैप्टर नंबर 21 है कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस 14th एडिशन बाय हॉर्नग्रेन एंड चैप्टर नंबर 14 मैनेजरियल अकाउंटिंग 12th एडिशन बाय गैरिसन, नोरिन एंड ब्रूअर. ये हम लोगों ने अभी देखना है. इसे हम देखेंगे कि हम ये कहां तक है, किस तरह से जा सकता है. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी के हम इसे किस तरह से कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व करेंगे. चैप्टर नंबर 21 है, कैपिटल बजटिंग है एंड कॉस्ट एनालिसिस. ठीक है, जब हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट एनालिसिस की तो याद रखिएगा जब हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग या कॉस्ट एनालिसिस की तो कैपिटल बजटिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमने कैपिटल बजटिंग को साथ देखना होता है कि हाँ जी क्या चीज है जो कैपिटल को बजट करती है, कौन सी चीज ठीक है, किस बेस पे हम प्रोजेक्ट्स एवेल्युएट करें, किस बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करें, क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी हमें कैपिटल बजट को एवेल्युएट करने के लिए और किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है और किन चीजों को हम रख के सामने देखेंगे. तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमें कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट में नजर आएंगी. तो दैट वी आर गोइंग टू सी हमें क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी है. ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. नाउ starting with the learning objectives. Learning objectives क्या है? Evaluate the acceptability of an investment project using the net present value. क्या करेंगे? Evaluate the acceptability of an investment project using a net present value method. Now that's a method. मैंने भी आपको कहा है कि हमने प्रोजेक्ट को evaluate कर रहे हैं. अब किसी प्रोजेक्ट को अगर मैंने evaluate करना है तो मुझे चाहिए क्या चीज? मुझे चाहिए ये कि मैं ओवरऑल देखूं कि मुझे कोई ऐसे टूल मिले कि जिसमें मैं कुछ प्रोजेक्ट की चीजें लूं और कुछ अपना टूल लगाऊं और उसके बाद मैं उसे एवेल्यूएट कर लूं. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी इट. ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है ना, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगी. तो इसका मतलब है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू. यानी हमने मेथड को देखना है कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कौन सा है. एवेल्युएट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यूजिंग अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. यानी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट देखना है यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. यानी हमने अभी एक मेथड है, देखिए मैंने भी कहा है हमने अभी पूरा प्रोजेक्ट एवेल्युएट करना है. अब जब एवेल्युएट करना है हमने प्रोजेक्ट तो दैट मींस कि वी रिक्वायर
आर टूल्स जिसके बेस पे हम इवैल्यूएट करें. एंड फर्स्ट टूल इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द सेकंड टूल इज द रेट ऑफ रिटर्न मेथड. क्या है वो? रेट ऑफ रिटर्न मेथड. एंड थर्ड, evaluate an investment project that has uncertain cash flow. जिसके पास क्या है? uncertain cash flow है जिसकी. ठीक है ना? evaluate investment project जिनकी कैश फ्लो समझ ही नहीं आ रही कि मे बी मिलेगी या नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं आपसे कि इफ यू हैव CEO ऑफ अ फर्म, सपोज कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट आता है आपकी फर्म के पास और आपको कहता है कि ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करें, तो आप क्या कहेंगे कि आप किस बेस पे ये प्रोजेक्ट कंडक्ट कर सकते हैं? आप क्या रीजंस हैं, किन बेसिस पे आप ये जो प्रोजेक्ट है ये कंडक्ट करना चाहेंगे? What are the requirements for that? क्यों करना चाहेंगे, किस वजह से करना चाहेंगे? तो डेफिनेटली आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जी ये कमा मेरे लिए क्या प्रॉफिट लेके आएगा, क्या मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल है, मैं अगर ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करता हूं या ये मैं मशीनरी लगाता हूं या ये मशीनरी लगा के मैं अपने पास लगाता हूं, तो इस मशीनरी का कोई फायदा है, कोई मुझे प्रॉफिट कमा के देगा नहीं देगा? सो दैट मीन्स कि आप देखना ये चाहोगे कि उस ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने क्या चीजें सामने लेके चलनी है, किन चीजों को सामने रख के देखना है और किन चीजों को आपने इवैल्यूएट करना है. मींस व्हाट आर द आउटपुट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और उस आउटपुट की बेस पे आपने उसे एनालाइज करना है कि जो आउटपुट प्रोजेक्ट देगा उसी की बेस पे आपने उसे क्या करना है? एनालाइज करना है. तो जब आप उसे उस आउटपुट की बेस पे एनालाइज करेंगे तो दैट मींस कि यू नीड अ सम एनालिसिस टूल के जो उस आउटपुट से आपको ये डिसीजन निकाल दे कि आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो दैट व्हाट द कैपिटल बजटिंग इज. ये आपके पास क्या कहलाती है? कैपिटल बजटिंग. इवैल्यूएट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट हैज एन अनसर्टेन कैश फ्लो. रैंक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. क्या करें? रैंक करें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को, यानी रैंक करें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, कि किस तरह की आप प्रेफरेंस चाहते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट चाहते हैं, किस तरह की प्रेफरेंस होनी चाहिए. दैट वी आर गोइंग टू सी. डिटरमिन द पेबैक पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट. क्या करेंगे हम? पेबैक पीरियड देखेंगे फॉर एन इन्वेस्टमेंट. कंप्यूट द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न. पेबैक पीरियड, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये पेबैक पीरियड मींस कि हमने देखना है कि ये क्या पेबैक है, कितने अरसे में हमारा, कितने टाइम में हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होगी. कंप्यूट अ सिंपल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टमेंट, कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, किस तरह कैलकुलेट होती है. एंड अंडरस्टैंड प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल. अब यहां देखिए हमने प्रेजेंट वैल्यू को लेके आएंगे. अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. includes income tax in capital budgeting analysis. यानी अब ये that is the important thing कि we have to include a capital income tax in capital budgeting analysis, कि हमने invest in tax को incorporate करना है in capital budgeting analysis. So starting with the topic, हम start करते हैं topic को. Two dimensions of cost analysis. दो dimensions हैं cost analysis की. कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? Project by project dimension. One project spans multiple accounting period. And period by period dimension. One period contains multiple projects. ये दो तरह की dimensions होती हैं when we talk about a cost analysis. कि project by project dimension है and one project spans multiple accounting period. यानी one project का span कितना है? Multiple accounting period. कि one project by project dimension है and one project spans multiple accounting period. कि one project spans multiple accounting period. कि project by project dimensions भी हैं and one project spans multiple accounting period. कि one project के अंदर क्या है? spans that is multiple accounting period. या तो हम project को compare करें जिसके अंदर many accounting period हो, या period by period dimension कि one period contains multiple project, कि एक ही period के दौरान multiple projects हैं. So there are two dimensions of cost analysis. प्रोजेक्ट एंड डायमेंशंस ऑफ कैपिटल बजटिंग इलस्ट्रेटेड. अब प्रोजेक्ट्स एंड डायमेंशंस, अब गौर से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है ना? प्रोजेक्ट एंड टाइम डायमेंशंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. अब यहाँ पे क्या है? अब देखें यहाँ 2007 में स्टार्ट हो रहा है, ये 2007 से थोड़ा सा आगे, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद. अब मैं कहता हूं मैंने 2009 को सिर्फ इवेल्युएट करना है कि कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. सो दैट मींस आई एम गोइंग फॉर पीरियड बाय पीरियड. यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लिख रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स. हम प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं देख रहे. कैपिटल बजटिंग आ जाती है बीच में. कैपिटल बजटिंग इज मेकिंग अ लॉन्ग रन प्लानिंग ऑफ प्लानिंग डिसीजंस फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट. यानी कैपिटल बजटिंग किससे होती है? लॉन्ग रन प्लानिंग ऑफ प्लानिंग डिसीजंस फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट. किसके बारे में डिसीजन है? कि इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट, कि क्या मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूं
या ना करूं, क्या इसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग रन प्लानिंग डिसीजंस फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स, कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैपिटल बजटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल टूल, क्या है ये, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल टूल दैट स्पेन्स मल्टीपल ईयर्स, यानी कि कैपिटल बजटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल टूल्स दैट स्पेन्स मल्टीपल ईयर्स, कि वो जो स्पेन करेगा ओवर द मल्टीपल ईयर्स, यानी कि ये डिसीजन ऐसा होगा जो मल्टीपल ईयर्स तक आपके साथ ही रहेगा, यानी कि इसका डिसीजन मेकिंग का स्पैन बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत ब्रॉड होता है, यानी ब्रॉड स्पैन पे रहता है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल टूल्स दैट स्पैन्स मल्टीपल ईयर, जो उसके अंदर मल्टीपल ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं। 6 स्टेजेस इन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग के अंदर कितनी स्टेज होती हैं, देयर एग्जिस्ट 6 स्टेजेस, 6 स्टेजेस हमारे सामने आएंगी, ठीक है, जिसके अंदर 6 स्टेजेस में क्या आएगा, सबसे पहली आती है आइडेंटिफिकेशन से, डिटरमिन विच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हम प्रोजेक्ट लेंगे तो लें क्यों, क्या ही हमारी स्ट्रेटेजी, क्या हमारी एक्सपेंशन होना हमारा गोल है, क्या हमें इस प्रोजेक्ट को लेना हमारे लिए जरूरी है, क्या अगर इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ले लिया तो हमारे ऊपर क्या ग्रोथ चांसेस आएंगे। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें किस टाइप की हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए और उससे कंप्लीट होने में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कितने सारे कंप्लीट होंगे, क्या उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने में कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा होता है। सर्च स्टेज एक्सप्लोर अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी एक्सप्लोर अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट विल अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दैट विल अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी सर्च स्टेजेस, यानी सर्च एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। अब हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव, हमने कहा ठीक है जी इस तरह का प्रोजेक्ट हमने कंडक्ट करना है, दैट इज वेरी गुड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों इसमें बहुत अच्छे सॉल्व या सोल्यूशंस आइडेंटिफाई होते हैं। हमने सपोज ये कह दिया, लेकिन हमारा अगला काम क्या है कि अच्छा ठीक है अगर ये इस तरह का प्रोजेक्ट है तो व्हाट अदर प्रोजेक्ट्स दैट कुड बी डन, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं। तो जो भी हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी के कौन कौन से हम इसमें प्रोजेक्ट्स और कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, और अल्टरनेटिव्स को सर्च आउट करना है कि कौन कौन से और अल्टरनेटिव्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, किन किन और अल्टरनेटिव्स को हम साथ लेके आगे चल सकते हैं। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू डू विद द सर्च स्टेज। सर्च स्टेज को देखेंगे जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को, क्या करेंगे, अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को सर्च करेंगे दैट विल अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, दैट इज व्हाट वी नोन एज सर्च स्टेज, क्या कहेंगे उसे हम, सर्च स्टेज। तो दैट इज एक्सप्लोर अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स दैट विल अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या थी, आइडेंटिफिकेशन स्टेज, दूसरी स्टेज क्या थी, सर्च स्टेज, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन स्टेज इज देयर, सर्च स्टेज इज देयर, ठीक है ना। तो डिटरमिन विच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो सर्च स्टेज क्या होगी, दैट इज एक्सप्लोर अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स दैट विल अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। 6 स्टेजेस इन कैपिटल बजटिंग आ रही है, तो अब जारी बात है 2 कर लिए, तो थर्ड वन इंफॉर्मेशन और एक्विजिशन स्टेज। अब क्या चीज आ गई यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड एक्विजिशन स्टेज। कंसिडर्स द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव, यानी अब क्या है कि कंसिडर द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हमने अब उसके बाद एक्विजिशन स्टेज पे देखना है कि क्या कॉस्ट पड़ेगी इन प्रोजेक्ट्स की। पहला काम यह किया हमने कहा जी क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है प्रोजेक्ट इस तरह कंडक्ट करना, अगर बेनिफिशियल है तो हमारे पास किस किस कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के, हमने इसे किस किस तरह से हम इसे कंडक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है जिसपे हम बेस करके इन्हें कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमने वो देखा, उसके बाद हमने कहा जी कि हमने इसमें सर्च आउट किया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। उन्हें सर्च करने के बाद जितने प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए उन हर प्रोजेक्ट को मैंने देखा कि इनकी कॉस्ट क्या है और उनसे मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या देखना है हमने, कॉस्ट क्या है इनसे और मुझे इनसे बेनिफिट क्या मिल रहा है और कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये मैंने उसके बाद देखना है, ठीक है। कि कंसिडर द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आफ्टर अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या कंसिडर द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये हमने देखना है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड एक्विजिशन स्टेज, जिसमें हमने देखना है कि इन सारी जितने भी सर्च की अल्टरनेटिव्स इनमें हमें क्या कॉस्ट मिल रही है और क्या बेनिफिट मिल रहा है। आई रिपीट कि क्या कॉस्ट बढ़ेगी हमें और कितना बेनिफिट हमें मिलेगा। सिलेक्शन स्टेज क्या है, चूज प्रोजेक्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमने इन सारे अल्टरनेटिव्स सर्च किए थे ना, अल्टरनेटिव्स, उनको हमने देखा कि इनका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट भी निकाल लिया। अब हमने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, या एक से ज्यादा, जितने भी आपको सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हमने उसमें क्या करना है, चूजिंग करनी है, चूज द प्रोजेक्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन। क्या करना है हमने, चूजिंग ऑफ प्रोजेक्ट करनी है फॉर इंप्लीमेंटेशन। क्या हमने उसके बाद चूज करना है फॉर इंप्लीमेंटेशन, आर दैट इज आर सिलेक्शन स्टेज। ये क्या कहलाएगी हमारी, दैट इज व्हाट वी नोन एज सिलेक्शन स्टेज। फाइनेंसिंग स्टेज, ऑब्टेन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, ठीक है हमने सिलेक्ट भी कर लिया प्रोजेक्ट, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इज द फाइनेंसिंग स्टेज, कि हमने इसे फाइनेंस भी करना है, हमने कैपिटल बजटिंग को फाइनेंस भी करना है। देखें सिलेक्ट तो कर लिया, प्रोजेक्ट जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, लेकिन हमने इसे चलाने के लिए, या इसे खरीदने के लिए, या इस मशीनरी को लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो पैसे कहां से आएंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमने वही देखना है कि हमें फाइनेंसिंग स्टेज में कहां से और किस तरह से पैसे सामने आएंगे। इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल स्टेज, हमने फाइनेंसिंग देखनी कि कहां से आ रही, देन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल स्टेज, गेट प्रोजेक्ट्स अंडरवे एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है, एंड देन वी हैव टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, कि जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी उतना बेहतर होगा। यानी जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, कि हम लोग उसे उसी हिसाब से आगे लेके चलें। 4 कैपिटल बजटिंग मेथड्स हैं, चारों के चारों मेथड्स हैं जो यूज होते हैं। वन, अब ये क्या है, ये टूल्स हैं जो हमने बेनिफिट और कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई किए प्रोजेक्ट्स को, उन बेनिफिट और कॉस्ट को इन टूल्स के जरिए हम एनालाइज करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए या इस प्रोजेक्ट को हमें रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आया दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन आया पेबैक पीरियड, देन accrual accounting returns ARR आया, ठीक है, that is known as accrual accounting rate of return. तो NPV, IRR, payback period and accrual accounting rate of return. These are the 4 methods. Net present value is based on net present value calculations. IRR is based on rate of return, profitability rate of return. Payback period is based on time, and accrual accounting rate of return is के how much the rate of return on accounting basis that project possesses. ये कितना rate of return इस project का होना है, यानी कितना rate of return इसका exist कर सकता है। Discounted cash flows की बात करते हैं। Discounted cash flows method, अब यहां पे हमने ये काम किया है, दैट इज द टर्म दैट इज वेरी डिफरेंट। अब हमने 4 मेथड पढ़े, अब 4 मेथड के लिए हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए क्या चीज है, 2 चीजें है ना, एक है कॉस्ट और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, बेनिफिट। हमने कहा कॉस्ट ये कि कितने की वो मशीन आएगी, सपोज मशीन या प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई, प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट, चलो ये लिख देते हैं, प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट। बेनिफिट जो प्रॉफिट आएगा या उससे जो कैश फ्लो आएगी, क्या आएगी, उससे जो कैश फ्लो आएगी, या तो बेनिफिट किस तरह का, प्रॉफिट आएगा या उससे जो क्या आएगी हमारे पास, कैश फ्लो आएगी। तो हमने यही देखना है कि बेनिफिट, प्रॉफिट या कैश फ्लो, बोथ केसेस में आएगा। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या आएगी, डीसीएफ, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो वो कहता है, सपोज मैं कहता हूं जी एक मशीन जो है वो कितने की आई है, 1 मिलियन की आई है, सपोज दैट इज इट्स कॉस्ट, और ये हमें हर साल जो है वो 4 लाख रुपीस कमा के देगी, यानी हमें प्रॉफिट में इंक्रीज लाएगी इतने का। तो मैं कहता हूं ये हमें 5 इयर्स तक 4 लाख का प्रॉफिट देगी। दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस कंपनी, दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस मशीनरी। तो मैंने कहा जी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द बेनिफिट एंड दैट इज द कॉस्ट। ये कॉस्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज बेनिफिट। ये हमारे पास क्या चीज आ गई है, दैट इज बेनिफिट। तो कॉस्ट आ गई और यहां पे नीचे क्या आ गई, दैट इज बेनिफिट। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स मेजर ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। मेजर्स क्या करते हैं, ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। अब मैंने हर डिसीजन एट टाइम 0 करना है ना, कि जहां पे टाइम क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो। तो हर जब मैंने डिसीजन को करना है एट टाइम 0, सो दैट मीन्स कि आई हैव टू मैनेज थिंग्स। मैंने उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे चीजों को मैनेज करना पड़ेगा और हर चीज को, हर कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट बैक करके 0 पे लाना पड़ेगा। तो इससे जब ये इन सारों को मैं डिस्काउंट करके 0 पे लाऊंगा,
तो उसे हम कहेंगे दैट इज नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्या कहेंगे उसे हम? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इन अदर वर्ड्स, इन सबको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा तो ये बन जाएंगी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड मेजर्स ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट एज इफ दे इनकर्ड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मैयर क्या करता है कि वो सारी इनफ्लोज और आउटफ्लो को एक पॉइंट पे ले आता है और एज इफ दे अकर एट अ सिंगल पॉइंट, एट टाइम जीरो ये अकर हुई है, ऐसे लगेगा जैसे ये सारी की सारी एट टाइम जीरो अकर हुई है। द की फीचर ऑफ डीसीएफ इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और डीसीएफ का मैयर क्या है? दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मीनिंग दैट डॉलर रिसीव टुडे is worth more than the dollar received in future। यानी जो आज का डॉलर रिसीव टुडे है वो ज्यादा वर्थ रखता है एज कंपेयर टू डॉलर रिसीव्ड इन फ्यूचर के। जो डॉलर बाद में या फ्यूचर में रिसीव किया उससे ज्यादा वर्थ ये आज का डॉलर रखता है। दैट मीन्स टुडेज डॉलर है वर्थ मोर देन द डॉलर रिसीव्ड टुमारो। यानी कि जो टुमारो का डॉलर है वो कम वर्थ रखता है, आज का डॉलर कम रखता है। जो ऑलरेडी आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ चुके होंगे ऑब्वियसली, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने ये देखा होगा कि दैट इन्वॉल्व्स प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट रिक्वायर्स अ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसमें आपने ये फॉर्मूले कुछ इस तरह के पढ़े होंगे, 1 प्लस आई की पावर एन, दैट इज फ्यूचर, एंड दैट इज पी एफ 1 over 1 प्लस आई की पावर एम। पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू, एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और मे भी कुछ एनवीटी के फॉर्मूले भी पढ़े होंगे आपने, वो कुछ इस तरह के होंगे, दैट इज पी ए 1 minus 1 over 1 प्लस आई, वट एवर। इसकी 2-3 फॉर्म्स होती हैं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। जो आपने फॉर्म पढ़ी है वो भी ठीक होगी, इसकी 2-3 तरह से आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो फॉर्म समझ आए वो आपको, जो आपको इजी लगे वो आप है। तो इस तरह के फार्मूले आपने पढ़े थे, वही फार्मूले इसके अंदर हमें यूज होंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ यूजेस अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या करेगा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करेगा कि मुझे रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपए लगाए, मुझे कितना रिटर्न चाहिए? तो मैं कहूंगा 10%, 5%, या हर एक बंदे का अलग अलग होता है वो। तो वो क्या कहलाएगा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कुड एक्सपेक्ट टू रिसीव एल्सवेयर फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपेरेबल रिस्क। यानी वो कहता है कि ये वो रिटर्न है जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इतना रिटर्न मुझे इस प्रोजेक्ट से मिलेगा, क्योंकि अगर यही पैसे मैं अगर कहीं और ऑर्गेनाइजेशन कहीं और लगाती तो वो इतना रिटर्न कमा लेती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे जो थे, जितने की मशीन आई है, वो बैंक में रखे हुए थे सेविंग अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट उसे 7% रिटर्न दे रहा था। तो अगर उसने 7% सेविंग अकाउंट में से पैसे निकाल के मशीनरी खरीदी है तो वो कम से कम ये चाहेगी कि यार रिटर्न मुझे कम से कम 7% तो मिले, बिकॉज 7% तो ऑलरेडी बैंक मुझे दे रहा था। So that 7% is known as required rate of return। वो क्या होता है? required rate of return। RRR is also be known as discount rate। यानी ट्रिपल आर जो है वो ऑलरेडी भी known as, क्या कहते हैं उसे हम? डिस्काउंट रेट। एक और नेम है हर्डल रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं इसे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम इसे कहते हैं। यानी डिस्काउंट रेट भी नाम है इसका, हर्डल रेट भी नाम है इसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नाम है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसी चीज का नाम है। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड कैलकुलेट्स द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन। क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन और लॉस फॉर ए प्रोजेक्ट बाय डिस्काउंटिंग ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर। यानी सारी की सारी क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू द प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी हम लोग कहते हैं कि कितना मॉनेटरी गेन है, यानी कितना हमारा प्रॉफिट है, लेकिन सबसे पहले सारी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को एक सर्टेन पॉइंट, प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम पे लेके आते हैं। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फैक्टर अलोन ओनली प्रोजेक्ट विद द जीरो और पॉजिटिव एनपीवी आर एक्सेप्टेबल। यानी जिनकी एनपीवी जीरो या पॉजिटिव आएगी, दोज प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल। ऑल अदर प्रोजेक्ट्स विद नेगेटिव एनपीवी आर नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। 3 स्टेप्स होते हैं एनपीवी मेथड के अंदर। अभी मैं सारे के सारे मेथड्स का ओवरव्यू दूंगा, देन उसके बाद इन द सेकंड लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि हाँ जी इसके अंदर क्या क्या चीजें फर्दर और इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें और इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें हमें और रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर और फर्दर लेके आनी है। ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ रेलेवेंट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब स्केच का मतलब क्या होता है? इट मींस अ टाइमलाइन। आप टाइमलाइन बना लें, कैश फ्लो डायग्राम जिसे कहते हैं।
क्या आप कहें जी 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, मैं कहूंगा जी स्टार्ट में हमारी इनिशियल कॉस्ट कितनी लगी है 1 लाख, और हमें पहले ईयर में 10,000 प्रॉफिट आएगा, दूसरे में 20,000 प्रॉफिट आएगा, तीसरे में 30,000 प्रॉफिट आएगा, तीसरे में 30,000 प्रॉफिट आएगा, एंड चौथे में 40,000 प्रॉफिट आएगा, एंड देन 50,000 प्रॉफिट आएगा। तो ड्रॉ स्केच ऑफ रेलेवेंट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ये स्केचिंग होती है। कन्वर्ट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू फिगर, इन सारे कैश फ्लोज को प्रेजेंट पे लेके आना है यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स, दोनों चीजें यूज करेंगे। सम द प्रेजेंट वैल्यू फिगर टू डिटरमिन एनपीवी, ये नेगेटिव है, ये सारी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब सम अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे ना, कि जब हम इन दोनों को क्या करेंगे सम अप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। यानी नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, यानी पहले में से हम निकालते जाएंगे, यानी नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस करते जाएंगे, और एट द एंड अगर पॉजिटिव एनपीवी आ रही होगी तो दैट मींस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, हम उसमें क्या कर देंगे रिजेक्शन लेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। दैट द सेम थिंग इज बीइंग रिटन ओवर हियर, पॉजिटिव और जीरो एनपीवी सिग्नल्स एक्सेप्टेंस एंड नेगेटिव एनपीवी सिग्नल्स द रिजेक्शन। नेगेटिव एनपीवी क्या सिग्नल करता है, दैट इज रिजेक्शन। एनपीवी मेथड इलस्ट्रेटेड, अब देखें यहां पे एनपीवी मेथड इलस्ट्रेट हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू, अब न्यू नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है 379,100, ये सारी की सारी 92,600, 85,000 एंड 79,400, 73,500, 68,100, these all are the cash inflows। और वो अगला क्या है कैश आउटफ्लो। तो हमने क्या किया यहाँ पे हर एक का डिस्काउंट फैक्टर बना दिया। कैसे ये डिस्काउंट फैक्टर बना होगा, दैट इज 1 over i raised to power 0 था ना, एट टाइम 0 था, दैट मीन्स इट्स 0, देन अगेन एट टाइम 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगता गया, दैट इज 1 over 1 plus i की पावर 0 ईयर के लिए 0, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट, सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड, क्योंकि यहां पे ये सारी की सारी क्या है, ये जो लाइन से लगी हुई है फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो यहां पे फ्यूचर वैल्यूज तो दी हुई हैं, हमने ये निकालनी है वैल्यूज और इनको फ्यूचर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इन सारों में फ्यूचर से मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि ये जो लाइन से लगी हुई है ये सारी की सारी ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, और हमने ये कैलकुलेट करके ये पोर्शन, इन सारों का ये पोर्शन कैलकुलेट करके बारी बारी यहां पे लगा दिए, बारी बारी हमने यहां पे कैलकुलेशंस करके लगा दिए, और यहां मल्टीप्लाई हो गए। अब यहां मल्टीप्लाई हुआ है तो दैट मींस 379 into 1 379, 92,600 दैट इज 1 लाख। यहां पे हर एक चीज का हमने क्या किया, यहां पे हमने एनालिसिस करके लगा दिया। तो जब हमने यहां पे हर एक का लगा दिया तो दैट मींस कि हमारे पास ये एनालिसिस होके क्लियर सामने आ रहा है, ठीक है ना। बल्कि इवन नो दैट्स द केस, अब थोड़ा सा रिपीट होके देखिएगा, हम लोग इसे थोड़ा गलत समझ रहे हैं, देखिएगा दोबारा। नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है, 5 years यूजफुल लाइफ उसकी है, एनुअल कैश इनफ्लोज कितनी है 100,000, 8% इज देयर, ये वैसे ही रहेगा। ये कैश फ्लो जिसका आंसर है, यानी कि जो कैश इनफ्लोज है वो ये है 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 एंड 100,000। हम पहले क्या समझ रहे थे, हम इनको कैश इनफ्लो समझ रहे थे, ये जो लाइन से लगी हुई है, जबकि ये कैश इनफ्लोज नहीं है, बल्कि कैश इनफ्लोज ये हैं जिनको हमने आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दिस, किससे, जो ये कैसे निकले, जो मैंने अभी यहां से बताया आपको लाके, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आए हुए, इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आए। तो यानी 1 ये 100,000 को मल्टीप्लाई किया हमने इससे, तो देन वी हैव दिस मच ऑफ वैल्यूज, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। और ये नेगेटिव था, ये सारी पॉजिटिव थी, ये वाली सारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव एडजस्ट किया तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है 20,200, so that means NPV is positive। क्या है NPV? NPV is positive, पॉजिटिव NPV है। तो यहां पे हम लोगों ने यहां पे वैल्यूज लगा दी हैं, तो दैट मींस हम लोग ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज NPV इज पॉजिटिव। NPV क्या आई है, पॉजिटिव आई है। अप्रोच टू यूजिंग एनविटी टेबल है, न्यू नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई हुई है, एनविटी टेबल से भी कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज द राइट वन, डोंट गेट कंफ्यूज, आप सिर्फ ये वाला मेथड यूज करें, इट्स वेरी गुड मेथड। नेक्स्ट ओवरव्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द IRR मेथड कैलकुलेट्स द डिस्काउंट रेट। ये क्या कैलकुलेट करता है, रेट, यानी याद रखना ये क्या निकालेगा, आई रेट ऑफ रिटर्न निकालेगा, एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो। यानी कैश इनफ्लोस किसके इक्वल हो जाएंगे,
कैश आउटफ्लोज के इक्वल हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे वो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज इक्वल हो रहे होंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज IRR। यानी ऐसा आई फाइंड करना है कि जिसमें कैश इनफ्लोज इक्वल्स कैश आउटफ्लो, यानी कैश इनफ्लोज किसके इक्वल हो जाए, कैश आउटफ्लो के। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट लेवल ऑफ आई। तो यानी रिटर्न ये निकालना है जिसमें कैश इनफ्लो किसके इक्वल हो जाए, कैश आउटफ्लो के। अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड ओनली इफ IRR इक्वल्स और एक्सीड RRR। यानी अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड ओनली इफ IRR इक्वल्स और एक्सीड RR। यानी प्रोजेक्ट तभी एक्सेप्ट करना है जब हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या तो वो IRR के इक्वल हो, यानी IRR RR के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तभी हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तब तक हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज IRR को एटलीस्ट इक्वल टू RRR होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। IRR मेथड के एनालिस्ट यूज अ कैलकुलेटर और अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू प्रोवाइड द IRR ट्रायल एंड एरर अप्रोच, जिसके अंदर यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल जिसे कहते हैं हम। यूज अ डिस्काउंट रेट एंड कैलकुलेट प्रोजेक्ट NPV। गोल फाइंड द डिस्काउंट रेट एट विच NPV इज 0। क्या होनी चाहिए, NPV 0 होनी चाहिए। इफ द कैलकुलेटेड NPV इज ग्रेटर देन 0, अगर कैलकुलेटेड NPV क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यूज अ हायर डिस्काउंट रेट। अगर NPV आ रही होगी ग्रेटर देन 0, आप डिस्काउंट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है कि आप जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं आपकी NPV गिरती है, और जैसे आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं आपकी NPV बढ़ जाती है। तो वही रिलेशनशिप है। इफ कैलकुलेटेड NPV इज लेस देन 0 देन यूज द लोअर डिस्काउंट रेट, यानी उसका डिस्काउंट रेट 0 होगा। कंटिन्यू अंटिल NPV क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तब तक ये काम करते रहना है जब तक NPV किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल ना हो जाए। हियर इट इज। अब देखें यहां पे वही एग्जांपल ली हुई है। अब यहां पे वो डिस्काउंट रेट लेने की कोशिश की है। यहां पे वो क्या निकला डिस्काउंट रेट, एनुअल डिस्काउंट रेट 10% था, और यहां पे जब हमने डिस्काउंट रेट लेना शुरू किया वही एग्जांपल है 379, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अगेन वी हैव फाइंडेड द डिस्काउंट रेट। कितने पे डिस्काउंट रेट फाइंड आउट किया हमने, 10% पे। किस पे फाइंड किया हमने, 10% पे। तो जब हमने 10% से मल्टीप्लाई किया तो दैट कम्स टू 0। NPV क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो दैट मींस 10% इज IRR। क्या आ रहा है हमारे पास IRR, दैट इज 10% आ रहा है, जिसपे NPV क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक NPV किसके इक्वल ना हो जाए, इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। जब तक इक्वल्स टू 0 ना हो जाए तब तक ये NPV नहीं बन सकती या नहीं हो सकता। कंपैरिजन NPV और IRR इज वाइडली यूज, ज्यादातर IRR यूज किए जाते हैं। NPV कैन बी यूज विद वेरिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आप NPV को यूज कर सकते हैं बट वेरिंग रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे दरमियान में प्रोजेक्ट के बीच में भी रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो रहे हैं। NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट मे बी कंबाइंड फॉर इवैल्यूएशन पर्पस, IRR कैन नॉट। NPV ऑफ प्रोजेक्ट्स में बी कंबाइंड, ये NPV सब आपस में कंबाइन की जा सकती है, बट IRR कैन नॉट बी कंबाइंड, इन्हें कैसे कंबाइन नहीं कर सकते। बोथ में बी यूज्ड विद सेंसिटिविटी एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, यानी कि ये किससे यूज किए जाते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस के साथ भी ये यूज किए जा सकते हैं। याद रखिएगा जब ये मेथड है ना, इन मेथड का ड्रॉबैक भी है, इन मेथड के अंदर ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते हैं। NPV के अंदर ड्रॉबैक ये एग्जिस्ट करता है कि अब वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव NPV हो। अगर दो प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स की NPV क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है, तो मैं उन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूंगा। तो ऑब्वियसली यहां पे एक डायलेमा क्रिएट होता है, क्योंकि वो बता तो देता है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कितने लेवल तक ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा हो रहा है, यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंट आंसर नहीं देता। IRR के अंदर यही खूबी है कि वो आंसर आपको परसेंट में देता है, और परसेंट में आंसर से ये होता है कि आपको जब वो परसेंट में आंसर देगा तो दैट मींस कि आप इजीली उसमें एवेल्युएट कर सकते हैं, हाँ जी इतने परसेंट इसमें रिटर्न आ रहा है तो इतने परसेंट इसमें रिटर्न आ रहा है, तो आप वो परसेंटेज से इजीली रिटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी रिटर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इलस्ट्रेशन। अब देखें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 6%, 8%, 10%। हमने 80,000 की रेट ऑफ कैश फ्लो है हमारे पास, 90 है, 100, 110, 120। हमने 6% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी ये सारे के सारे 6% पे कैलकुलेट हुए हैं, और ये सारे के सारे क्या हुए हैं, ये 8% पे कैलकुलेट हुए हैं, और ये 8% पे कैलकुलेट हुए हैं, और ये 10% पे कैलकुलेट हुए हैं, दैट इज 70, 37 और 0। अब यहां पे देखें
तो ये एकदम से यहां पे आके ड्रॉप हुआ हुआ है, एकदम से 20 हुआ हुआ है। तो दैट मीन्स कि हर पॉइंट इन टाइम पे ये वैल्यू वेरी करती है, कि वेरी करते हुए हमारे पास ऑल कैलकुलेट अमाउंट दैट द यूजफुल लाइफ इज 5 years। कितनी लाइफ है उसकी यूजफुल लाइफ? दैट इज 5 years है। तो 5 years है, तो दैट मीन्स कि वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। अब यहां पे देखें तो हमारे पास पूरा आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू से कितनी पॉजिटिव आ रही है और कितनी नेगेटिव्स आ रही हैं, तो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कितनी हमारे पास कैश फ्लोज एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पेबैक पीरियड, मैं अभी सारे मेथड्स का ओवरव्यू कर रहा हूं, देन वी गो इनटू अ डेप्थ एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी वी आर गोइंग टू डू इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। Payback measures the time it will take to recoup in the form of expected future cash flow, the net initial investment in a project। यानी payback measures the time it will take to recoup, यानी कितने अरसे में मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, in the form of expected future cash flow, फ्यूचर कैश फ्लो की फॉर्म में, द नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, द नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। शॉर्टर पेबैक पीरियड आर प्रेफरेबल, जितना शॉर्ट पेबैक पीरियड है उतना वो प्रेफर्ड होगा। ऑर्गेनाइजेशंस चूज अ प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड, ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चूज प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड, द ग्रेटर द रिस्क द शॉर्टर द पेबैक पीरियड। यानी ऑर्गेनाइजेशन चूज अ प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड, द ग्रेटर द रिस्क द शॉर्टर द प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड। जितना ज्यादा किसी प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेफर किया जाएगा कि इसका पेबैक पीरियड शॉर्टेस्ट हो। क्या हो? इसका पेबैक पीरियड शॉर्टेस्ट हो। और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किस मेथड की है? वो है पेबैक पीरियड की। सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस मेथड की एग्जिस्ट करती है। नाउ द पेबैक पीरियड कंटिन्यूड। अब विद यूनिफॉर्म कैश फ्लो, किसकी बात करें? विद यूनिफॉर्म कैश फ्लो पेबैक पीरियड, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन एनुअल फ्यूचर कैश फ्लो। कि मैं कहूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1 million की है और मैं कहता हूं कि हर साल मुझे कितना मिल रहा है, 1 लाख का कैश इनफ्लो आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है। तो ये मैं इजीली कर सकता हूं, यहां पे कहूंगा ये 1 million आ गया एंड ये 1 lakh आ गया। So that means कि I can easily find, तो ये मेरे पास कितना पेबैक पीरियड है, that is 10 years is my payback period। कितना years आ रहा है? 10 years is my payback period। With non-uniform cash inflows, add cash flow periods by period until the initial investment is recovered। यानी कि हम फिर कम्युलेटिव कैश फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि किस ईयर में आपकी कैश फ्लो पूरी हो रही है, और इंक्लूड फॉर द पेबैक पीरियड एंड काउंट द नंबर ऑफ पीरियड दैट आर इंक्लूडेड इन पेबैक पीरियड, कि कितने ईयर्स तक वो पेबैक पीरियड में वापस आएंगे। अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, की अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अक्रूअल अकाउंटिंग रेट मेथड डिवाइड्स द अक्रूअल अकाउंटिंग मेजर्स of an average annual income of a project by accrual accounting measures of investment। ये दोनों को अकाउंटिंग टाइम में मेजर किया जाता है कि आपकी जो इनकम है वो भी अकाउंटिंग टर्म में मेजर होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी अकाउंटिंग टर्म में मेजर होगी। ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसे क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो दैट इज द फॉर्मूला, इंक्रीज और एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, यानी आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम की बात करने, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जितनी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास हुई है वो सारी की सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पे आएगी, दैट इज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, तो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम है डिवाइड बाय नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, किसके इक्वल डिवाइड कर रहा है वो? नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। ARR मेथड है, यानी अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फर्म वेरी इन हाउ दे कैलकुलेट ARR, easy to understand and use numbers reported in financial statement, यानी ये easily understand कर सकते हैं। और ये कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं? जो ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट्स में छप चुकी होती हैं, जो ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट्स में छप के आपके सामने नजर आ रही होती हैं। डज नॉट ट्रैक कैश फ्लो, ये कैश फ्लोज के पीछे नहीं जाते बल्कि ऑपरेटिंग इनकम के पीछे जाते हैं, यानी ऑपरेटिंग इनकम को ये काउंट फॉर करते हैं फॉर वैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट। इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट्स अ बिग इशू कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करता। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होगी सो दैट मीन्स कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू को नहीं अकाउंट फॉर किया जा रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसका मतलब है इट्स अ क्रूड मेजर। क्या है ये? क्रूड मेजर है। तो जब ये क्रूड मेजर है तो दैट मीन्स बिकॉज इट्स इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। इवैल्यूएटिंग
managers and goals congruence issues. Some firms use NPV for capital budgeting decision and different methods for evaluating performance. Manager may be tempted to make capital budgeting decision on the basis of short-term accrual accounting results, even though they would not be in the best of interest of a firm. कि लोग ज्यादातर जो फर्म्स हैं वो NPV और डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, लेकिन मैनेजर ज्यादा कोशिश ये करता है कि वो अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यूज किया जाए, जो कि कंपनी के फेवर में नहीं है, बिकॉज इट्स अ क्रूड मेजर. वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करता, बट उसकी कोशिश होती है मैनेजर की कि वो अपने इंटरेस्ट की वजह से शॉर्ट रन पे इसे अक्रूअल अकाउंटिंग के थ्रू मेजर करने की कोशिश करता है. रेलेवेंट कैश फ्लोज इन डीसीएफ एनालिसिस. कौन कौन से रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं? Relevant cash flows are the differences in expected future cash flows as a result of making investment. Categories of cash flows कौन कौन सी होती हैं? Net initial investment, after tax cash flow from operation, after tax cash flow from terminal disposal of asset. यानी दोनों इसमें ही लेने हैं, यानी cash flow from operations आ रही हैं वो भी इसी का पार्ट होंगी, और कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एनी प्लांट और एसेट. यानी मैं कहता हूं जी 5 साल वो मशीन काम करेगी, उसके बाद हम बेच देंगे, तो जो बेचने का पैसा आएगा दैट इज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड ईयर, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज अ कैश इनफ्लो. वो क्या कहलाएगा हमारा? दैट इज नोन एज कैश इनफ्लो, यानी वो भी हमारा कैश इनफ्लो ही कहलाएगा. नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई. 3 कंपोनेंट्स है नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के. इनिशियल मशीन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम करंट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट. यानी ये सारी चीजें क्या आती हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में. अब यहां पे मैंने तो अभी कहा था डिस्पोजल एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यहां पे वो बात कर रहा है ओल्ड एसेट्स की. किसकी बात कर रहा है? ओल्ड मशीन की. तो ओल्ड मशीन जितने की भी बिकेगी वो किस में एडजस्ट हो जाएगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में. यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होगी. देखें याद रखिएगा, ब्रैकेट साइन मींस नेगेटिव, और अगर ओल्ड मशीन बिकी वो पॉजिटिव होगी, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट होगी, यानी नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी. नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी? वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, वो थोड़ी सी क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी कमी में नजर आएगी. सो यानी दैट मींस कि ये आपने एडजस्ट करना है. तो इनिशियल मशीन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एंड आफ्टर कैश फ्लो करंट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन भी. दीज आर ऑल 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मींस इन तीनों से मिलकर आपकी क्या बनती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनती है. इन तीनों से मिलकर आपकी क्या बनती है? दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनती है, जिसके साथ आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके बाद आपके सामने आती है या आपको उसके बाद नजर आती है. नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं. 2 कंपोनेंट्स. अब 2 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में 2 कंपोनेंट्स. इनफ्लोज आफ्टर टैक्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड एडिशनल गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉम सेविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट. एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन एंड हैंडल्ड बिलो. अब डेप्रिसिएशन क्यों इंक्लूड होती है? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. और कैश फ्लोज की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैश फ्लोज, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैश फ्लोज बनाए हैं. सो दैट मींस वी एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन. हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज इट्स अ नॉन कैश आइटम. मुझे ये बताएं, हम जब डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करते थे नॉर्मल अकाउंटिंग में, किसी को देते थे जाके क्या डेप्रिसिएशन? नो, वी कांट गिव इट टू एनीवन बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक नॉन कैश आइटम है, और नॉन कैश आइटम्स के साथ ही वो आगे चल रहा है. नहीं, नॉन कैश आइटम्स को ही हम सामने रख के आगे फर्दर लेके जा रहे हैं. लेकिन डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बट इट वुड बी एडेड बैक टू द कैश फ्लो. टैक्सेस को फायदा पहुंचा सकती है डेप्रिसिएशन, बट कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन वापस एड अप कर ली जाती है रादर देन नेगेटिव, यानी निकालने के बजाय उसमें आप फर्दर एड अप करते हैं. इनकम टैक्स कैश सेविंग फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी इनकम टैक्स कैश सेविंग है फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस. क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस? यानी इनकम टैक्स कैश सेविंग्स फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शन. यानी कितनी कैश सेविंग हो सकती है इनकम टैक्स से? फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शन, यानी कि इनकम टैक्स कैश सेविंग्स फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस. के हमने क्या करना है कि जितनी डिडक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरे पास कैश फ्लोज हैं, 4 लिखता हूं, चले 1 लाख की सपोज. पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल. अब ये 4 साल हैं. मैंने कहा जी अब इसमें से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा. जब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मैं कहूंगा आफ्टर डेप्रिसिएशन. अब जब आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तब जो वैल्यूज आएंगी उन पे मैं क्या चार्ज करूंगा? टैक्स चार्ज करूंगा. उन पे क्या चार्ज करूंगा? मैं टैक्स चार्ज करूंगा. टैक्स निकालने के बाद
उसमें ये वाली डेप्रिसिएशन मैं दोबारा एड अप कर दूंगा, उसके अंदर ये दोबारा डेप्रिसिएशन जाके मैं क्या करूंगा, एड अप कर दूंगा। जब उसके अंदर मैं दोबारा ये डेप्रिसिएशन एड अप कर दूंगा, दैट मींस कि मेरे पास ओवरऑल सेविंग्स भी हो गई हैं, इनकम टैक्स भी मेरा बच गया डेप्रिसिएशन से, और मैंने डेप्रिसिएशन टैक्स काटने के बाद दोबारा एड अप कर दी। यानी कैश फ्लोज में से पहले डेप्रिसिएशन काटी, जो वैल्यू आई उस पर टैक्स लगाया और टैक्स उसमें से निकाल दिए, और जब हमने टैक्स काट लिया उसके बाद जितनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन की थी वो उसमें दोबारा डेप्रिसिएशन उस कैश फ्लो में दोबारा एड अप कर दी। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। क्या कहते हैं उसे हम, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। तो वो हमारा कहलाएगा आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो इनकम टैक्स सेविंग्स इस तरह से होती हैं कि हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लो इस तरह निकलता है कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस करें, फिर टैक्स काटें, टैक्स कट जाए, उसके बाद डेप्रिसिएशन उसके अंदर दोबारा एंटर कर दें जो टैक्स कटने के बाद वैल्यू आई थी, जो टैक्स कटने के बाद वैल्यू आई थी उसमें आप दोबारा वो एंटर कर दें या एड अप कर दें। टर्मिनल डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि टर्मिनल डिस्पोजल क्या होती है, टू कंपोनेंट्स, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम टर्मिनल डिस्पोजल ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल लिक्विडेटिंग रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज वंस नीडेड टू सपोर्ट प्रोजेक्ट। यानी लिक्विडेट करते हैं, यानी बेच दें, रिसीवेबल्स को इकट्ठा करें यानी उन्हें वापस रिकवर करें, और इन्वेंट्री को बेचें वंस नीडेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, वंस नीडेड टू support the project. So two components are there. After tax cash flow from terminal disposal of asset, यानी after tax cash flow from terminal disposal of asset, that is investment, कि जो भी आ रही है यानी जब भी हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसमें इस पे भी टैक्स करना है ना, कि जो भी हमने प्लांट या एसेट जब लाइफ उसकी खत्म हो गई, हमने रेजिडुअल वैल्यू समझ के उसे बेचा, तो जो रेजिडुअल समझ के बेचा या उससे पहले बेचा मार्केट वैल्यू लगा के, तो उस पर भी तो टैक्स कटेगा। तो हम वो भी हमारे लिए एक तरह से पैसे आ रहे हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो दैट इज टर्मिनल डिस्पोजल आया, तो उस पर भी हमारा टैक्स कटेगा। तो हमारा वो हमने वो भी अमाउंट लेनी है आफ्टर टैक्स डिस्पोजल ऑफ कैसेट और टर्मिनल कैश फ्लो। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, कई दफा रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल से भी आपने आफ्टर टैक्स लेना होता है, क्योंकि उसमें से भी आपने टैक्स डिडक्ट कर लेना है और काट लेना है। नाउ कैश फ्लोज आगे, कैश फ्लो इफेक्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी कैश फ्लो इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैनल है टू मेथड बेस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन मशीन इतनी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इतनी आ गई है, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई, दिस मच, इनकम टैक्स काटा तो दैट मींस इंक्रीज इन नेट इनकम कितनी आ गई, इनकम टैक्स काटा दैट इज ऑफ 20,000, तो इंक्रीज इन नेट इनकम 30,000। इंक्रीज इन कैश फ्लो क्या होगा, इसके अंदर मैं दोबारा अपनी डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, ठीक है ना। इंक्रीज इन कैश फ्लो नेट इनकम टैक्स, मेथड 1 C माइनस टी, 120,000 माइनस 20,000 यानी 20,000 का टैक्स माइनस कर दिया, दैट इज 100,000, ये आ गया। और नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हमने दोबारा एड अप कर दिया, जो मैं अभी पहले बात कर रहा था वही हुआ है कि दोनों में हमने डेप्रिसिएशन को दोबारा एड अप कर देना है। जब टैक्स कट गया उसके बाद हमने उसे दोबारा एड अप कर लेना है, कि दोबारा उसके अंदर ही शामिल कर लेना है। आइटम बाय आइटम मेथड क्या है, गौर से देखिएगा। इफेक्ट्स ऑफ कैश ऑपरेटिंग फ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन मशीन, डिडक्ट इनकम टैक्स कैश इनफ्लो 40%। अब ये क्या है जी, ऑपरेटिंग इतना आ गया, डिडक्ट इनकम टैक्स कैश आउटफ्लो 48,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 72 आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इफेक्ट। अब ये क्या है, डिडक्ट इनकम टैक्स कैश आउटफ्लो, यानी डिडक्ट कर लिया इनकम टैक्स कैश आउटफ्लो। तो हमने जब कैश आउटफ्लो डिटरमिन किया तो दैट इज 40%, कितना कर किया हमने, दैट इज 40% किया। तो जब 40% किया तो हमारे पास 48,000 आया। तो यहां पे हमने कहा जी आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 72। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एडिशनल 70,000 था, तो इनकम टैक्स कैश सेविंग by additional depreciation is 40%, 70,000 that is 28। तो हमारे पास 1 lakh कैश फ्लो फ्रॉम नेट ऑफ इनकम टैक्स हमारे पास आ रहा है। तो दैट मींस हमने पहले ये निकाल लिया फिर ये निकाल लिया, बट आई थिंक दिस मेथड इज गुड। इसको रहने दें, इसको ना कीजिएगा, लेकिन दैट्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बता दिया, कभी आपके पास किसी के सामने ये मेथड है तो यू एटलीस्ट नो कि ये मेथड हमने किस तरह से सॉल्व किया, इस मेथड में होता क्या है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, बट दिस मेथड इज गुड, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस वन। कैश फ्लो इफेक्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई, वर्किंग कैपिटल इतना रिकवर हो रहा है,
ओल्ड मशीन इतने की सेल हुई है तो हमारे पास आ गया 379,100। कितना आ गया? 379,100 हमारे पास आ रहा है। एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितने आ रहे हैं? 1 ईयर 72,072, 72, 72 एंड 72। इनकम टैक्स से कैश सेविंग फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन 28,000 है, 28,000, 28, 28, 28। सो जो हमारे पास आंसर आए हैं दैट इज ऑफ दिस मच। ये हमारे पास आ गई है ओवरऑल सेविंग्स जो हमारे पास आंसर आएंगे दैट इज आर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। ये हमारे पास क्या चीज आ गई? आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ गई। और ये वही मेथड है, आप इसे मेथड 1 से भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है ना। बैक पे जाएं, गौर से देखिएगा। इफेक्ट ऑफ कैश इनफ्लोज, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आ गई। डिडक्ट इनकम टैक्स कैश आउटफ्लो एट 48%। इसमें से क्या करेंगे? इनकम टैक्स आउट कर लिया, कितना आ गया? 48 माइनस कर लिया हमने इसमें से जितना इनकम टैक्स था, तो ये हमारे पास आंसर है 72। कितना आ गया हमारे पास? 72। एडिशनल डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन आ रही थी हमारे पास? 70 की। अब हमने क्या किया? 70 की डेप्रिसिएशन थी, अगर मैं 70,000 डिडक्ट कर देता तो इतनी अमाउंट पे मेरे कैश इनफ्लो पे इनकम टैक्स नहीं लगता ना। तो जब नहीं लगता तो मैंने क्या किया? इसे मल्टीप्लाई किया किससे? 40 से। तो मेरे पास आंसर आया 28, यानी इतने टैक्स की मैंने सेविंग कर ली, बिकॉज इतना मैंने एक्सपेंस की तरह माइनस कर दिया जिससे इनकम कम हो गई। और जब इनकम कम हुई तो ओवरऑल जो वैल्यूज थी 28,000 की वो हमारे पास सेव हो गई। तो इसीलिए इस सेविंग को हमने दोबारा ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 लाख। क्या आ गया हमारे पास? 1 लाख आंसर आ गया। So that we have done with it कि यही हमारे पास वैल्यूज आ रही। आखिर में आफ्टर टैक्स कैपिटल रिकवरीज दैट इज ऑल्सो बीइंग एडजस्टेड। मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द प्रोजेक्ट। मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इटसेल्फ, यानी मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इटसेल्फ, मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट एज अ होल। द पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑडिट मे बी done to provide management with feedback about the performance of project. पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑडिट किया क्या परफॉर्मेंस है प्रोजेक्ट की, सो दैट मैनेजमेंट कैन कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द टू द कॉस्ट बेनिफिट एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट वाज सिलेक्टेड, ताकि उसके साथ कंपेयर कर सकें कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ताकि कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा हमारा एस्टिमेट एक्यूरेट था जिस टाइम हमने इसकी इवैल्यूएशंस की थी। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस इन कैपिटल बजटिंग, क्या क्या स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस होती हैं कैपिटल बजटिंग में। द कंपनी स्ट्रेटेजी इज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कंपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं वो ही बताती हैं कि स्ट्रेटेजिक कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कौन से हैं, क्या सोर्सेज हैं उसके। ठीक है, कंपनी की अगर स्ट्रेटेजी है ग्रोथ करना है तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन भी उसी बेस पे होंगे, और उसकी कोई और स्ट्रेटेजी है तो दैट मींस कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी उसी तरह उसे सपोर्ट करेंगे। सम फर्म्स रिगार्ड R&D प्रोजेक्ट एज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यानी सम फर्म्स क्या कहते हैं कि R&D प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आउटकम्स वर वेरी अनसर्टन, आउटकम्स उनकी बहुत अनसर्टन होती है और बहुत लेट आउटकम्स आती हैं उनकी, यानी बहुत लेट आउटपुट्स आती हैं, बहुत लेट उनके क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। नाउ टिपिकल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की तरफ आते हैं। प्लांट एक्सपेंशंस होती हैं। अब नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ डिटेल्स, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं कि हमने इन सारे मेथड्स के अंदर पेनिट्रेट करना है और हमने इनकी डिटेल्स में पहुंचना है। प्लांट एक्सपेंशन है, इक्विपमेंट सिलेक्शन है, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट है, लीज और बाय, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी के सारे मेथड हमने किए, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन है, जिसके बगैर कैपिटल बजटिंग परफॉर्म नहीं होगी, यानी इसके लिए हमें कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्ड है, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमने करने हैं और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जरूरी हैं। ठीक है, तो प्लांट एक्सपेंशन है, इक्विपमेंट सिलेक्शन है, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट है, लीज और बाय भी एग्जिस्ट करता है और कॉस्ट रिडक्शन तो डेफिनेटली, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दीज आर ऑल नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। क्या कहते हैं इसे हम, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। टिपिकल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होती हैं जी, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस टेंड्स टू फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। स्क्रीनिंग डिसीजंस, डज अ प्रपोज प्रोजेक्ट मीट सम प्रीसेट स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो हमारे प्रीसेट स्टैंडर्ड या एक्सपीरियंस को मीट कर रहे हैं, क्या जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं या इतना रिटर्न होना चाहिए क्या उसको मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और प्रेफरेंस, सिलेक्टिंग फ्रॉम अमंग सेवरल कंपीटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, यानी डिफरेंट कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, यानी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें से आपने मोस्ट
बेस्ट प्रोजेक्ट को यानी कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना हो, तो नॉर्मली कैपिटल बजटिंग इन दो चीजों में लाई करती है। इन दोनों चीजों में हमारी क्या चीज आती है, कैपिटल बजटिंग की स्क्रीनिंग के लिए काम आएगा कि हमने देखना है क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और प्रेफरेंस कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एंड वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन। तो जब हमने ओनली वन सिलेक्ट करना है, दैट मींस वी आर गोइंग फॉर टू फाइंड अ प्रेफरेंस डिसीजन, कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हमारे पास है, क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो वी हैव टू सिलेक्ट वन। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा देख लेते हैं। द डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन द डॉलर अ ईयर फ्रॉम नाउ, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट दैट प्रॉमिस अर्लियर रिटर्न्स आर प्रेफरेबल टू दोस प्रॉमिस लेटर रिटर्न। जो इन्वेस्टमेंट जल्दी रिटर्न मांग रही है उन्हें प्रेफर करें एज कंपेयर टू वो जो लेट रिटर्न्स आपको वापस कर रही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगेन, the capital budgeting techniques that best recognize the time value of money are those that involve discounted cash flow। कह रहा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में से वो बेस्ट टेक्निक्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट करती हैं या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को इनकॉर्पोरेट करती हैं। दीज आर द बेस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। उसके अलावा बाकी बजटिंग कैपिटल बाकी सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्रूड बजटिंग टेक्निक्स में आती हैं। किस में आती हैं, क्रूड बजटिंग टेक्निक्स में आती हैं, कि जिसमें हम क्रूड बजटिंग टेक्निक्स को सामने रख के काम करते हैं। द नेट प्रेजेंट वैल्यूज आर देयर, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है, टू डिटरमिन नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जब भी हमने पढ़ा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, सब्ट्रैक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो हमारे पास आ जाएगी एनपीवी। क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव एक्सेप्टेबल सिंस इट प्रॉमिस अ रिटर्न ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि इट प्रॉमिस अ रिटर्न ग्रेटर देन योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि इसका रिटर्न आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, यानी इसका रेट ऑफ रिटर्न आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। जीरो का मतलब है एक्सेप्टेबल सिंस इट प्रॉमिस द रिटर्न इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। किसके प्रॉमिस कर रही है, रिटर्न इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नेगेटिव not acceptable since it promised returns less than required rate of return. Negative not acceptable because it promised the return less than your required rate of return. So these are the interpretation of these three approaches. ये approaches की क्या है, interpretations हैं जो lie करती हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स आ गए। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस एम्फसाइज कैश फ्लोज एंड नॉट अकाउंटिंग नेट इनकम। नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी तरफ होती है, ज्यादातर कैश फ्लो की तरफ होती है। नेट इनकम के ऊपर उनका फोकस नहीं होता, नेट इनकम को वो नहीं देखते। द रीजन इज दैट अकाउंटिंग नेट इनकम इज बेस्ड ऑन अक्रूअल, यानी अकाउंटिंग नेट इनकम किस पे बेस कर रही थी, अक्रूअल। यहां ठीक है, अच्छा सेल्स हो गई ना, पैसे नहीं है खैर है, लेकिन लिख लें कैश फ्लो तब तक नहीं लिखा जाता जब तक आपके हाथ में पैसे नहीं आते। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैश फ्लो। यानी वो वहां पे कैश प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट दैट आर सेपरेट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी मैं लिख दूं 10 लाख, लेकिन शायद मेरे पास उसमें से 1 लाख भी ना रिसीव हो, बिकॉज बाकियों ने अभी आना है। हम ये से करते हैं कि जैसी एक्टिविटी हो गई हम लिख लेते हैं उसे। लेकिन कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि जितना कैश एक्चुअली हमारे हाथ में आया या हमारे हाथ से गया है, तो एक्चुअली में वो कैश प्रॉफिट बताता है। दैट इज व्हाट वी नोन एज कैश फ्लो। यानी अक्रूवल दैट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, कि किस टाइम पैसे रिसीव होने, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। यानी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब वो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को इनको इग्नोर करते हैं तो दैट मींस दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। तो दैट मींस द रीजन एनपीवी जो है वो नेट इनकम को नहीं देखती, वो अक्रूवल पे होती है। दैट इग्नोर्स कैश फ्लो, के कैश आया नहीं आया वो नहीं देखते। यानी अक्रूवल जो बेस्ड होती हैं या नेट इनकम जो होती है वो ये नहीं देखती कि कैश आई है या नहीं आई है। एक्टिविटी हो गई, चीज सेल हो गई है, पैसे बेशक 6 महीने बाद आ रहे हैं, वो लिख लेंगे कि हाँ जी ये हो गया है, वो हमारे पास प्रॉफिट में आ गया। लेकिन कैश फ्लो ऐसे नहीं करते, ये नेट इनकम ये करती है, दे इग्नोर कैश फ्लो टाइमिंग्स। सो दैट्स व्हाई एनपीवी फॉलोज कैश फ्लोज। किसको फॉलो करते हैं, वो कैश फ्लोज को फॉलो करते हैं। टिपिकल कैश आउटफ्लोज आर देयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करनी है, कोई मशीनरी ली है उसकी कैश आउटफ्लो है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली। इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग का कॉस्ट, किसी चीज में आपने कॉस्ट एडिशनल एंटर करनी है, कोई कॉस्ट एडिशनल एंटर हो रही है तो दैट इज इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। वर्किंग कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल जो है वो भी ऑल्सो बी नोन एज कैश आउटफ्लो, क्या कहते हैं उसे हम, कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है जिसे कहते हैं दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। टिपिकल कैश इनफ्लोस, सैल्वेज वैल्यू, चीज की लाइफ पूरी हो गई है, स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से यानी स्क्रैप के हिसाब से बिकी है, पैसे तो कुछ ना कुछ आएंगे, दैट इज इनफ्लो। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेव हो रही है, दैट इज अगेन इनफ्लो। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ गया, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ कैश इनफ्लो। रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कहीं पे पैसा फंसा हुआ था, कहीं इन्वेंट्री ज्यादा डंप हुई थी, वहां से पैसा निकल गया, देन अगेन इट्स अ कैश इनफ्लो, ये भी क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो ही कहलाएगा। रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ रही है। डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड, इट इज नॉट अ करंट कैश आउटफ्लो, वो करंट कैश आउटफ्लो नहीं है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोस मेथड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ रिटर्न, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स अ रिटर्न ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर एक खास बात यह कि वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है। सो दैट्स व्हाई रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। नाउ एग्जांपल देखें, Carver Hospital is considering the purchase of an attachment of X-ray machine. Cost 3,170, life 4 years, salvage 0, increase in annual cash inflow 1,000. No investment are to be made unless they have annual return of at least 10%. यानी ये हमारे पास क्या है, required rate of return. क्या है हमारे पास, required rate of return. Will we be allowed to invest in the attachment? क्या हमें अलाउ होना चाहिए इसे इन्वेस्टमेंट में अटैच होने का, क्या हमें जरूरी है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट में अटैच होना चाहिए? यस। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3,170, हमारे पास 1 to 4 years कितना आ रहा है, दैट इज 1,000, कितना आ रहा है, ये 1,000 आ रहा है, तो ये हमारे पास आया, इसका फैक्टर लगाया तो हमारे पास आ रही है प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10% पे, दैट इज 0, कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 0। तो 10% हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी 10% में हमें सारी की सारी रिकवरी आ रही है, यानी दैट मींस दैट प्रोजेक्ट इज एग्जैक्टली अर्निंग 10%, बिकॉज 10% में हमारे पास एनपीवी क्या आ गई है, 0। अगर इससे ज्यादा आती तो हम कहते हैं ये दैट इज अर्निंग मोर देन 10%, और अगर ये नेगेटिव आती कहते हैं वी आर अर्निंग लेस देन 10%, हम अर्न क्या कर रहे हैं, लेस देन 10% कर रहे हैं। तो ये देखें यहां पे उन्होंने कैलकुलेट भी किया है, दैट मींस 4 इयर्स है, 3.17, ये प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है, इससे हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 to 4 सेम कैश फ्लो है ना, तो हम इसके फार्मूला क्या लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू का, ये क्या बन जाएगी हमारे पास आर, क्या बन जाएगी, ये हमारे पास 1000 आर बन जाएगी, 1 - 1/1 प्लस कितनी हमारे पास रिटर्न है, दैट इज 10%। यहां पे हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 4 ईयर्स हैं, और 0.10, और आर क्या है, यानी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, दैट इज 1000। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 3.170 इंटू 1000। तो हमने कहा जी जिस पे हमारे पास एनपीवी क्या आ रही है 0 आ रही है, एनपीवी हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज 0 आ रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हैं, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, दैट मींस द प्रोजेक्ट इज अर्निंग एग्जैक्टली 10%, जितनी उसने रिक्वायरमेंट थी। रिकवरी आ रही, अब रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट इज दिस मच, कैश इनफ्लो कितनी आ रही है, दैट मींस 1000। तो यहां पे आ गया, तो हमने क्या किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह निकाली है, 10% से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे किया, 3000 इंटू 10%, तो 317 आ गया, 317 आया। रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितनी हो गई, 683, कितनी आ गई है, 683 आ गई, कैसे निकली है, दैट इज माइनसिंग, यानी 1000 में से हमने क्या किया, 683 हमने माइनस कर दिया, 317 माइनस कर दिया, 683 आ गया। तो अनरिकवर्ड, अब ये 683 हमने 317 में से माइनस किया, तो हमारे पास आया 2487। नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 248 है, 1000 का फिर इनफ्लो है, उसमें से हमने निकाल देना 10 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% निकाल दिया, जो हमारी अर्निंग है वो अर्निंग को हम अलग करने, रिकवरी कैसे हो रही है, यानी रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ आर रिटर्न। तो हम अपना प्रॉफिट अलग करेंगे, सारा हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो हमने इसमें से क्या किया, 10% अपना प्रॉफिट अलग किया, 249 आ गया, 1000 में से 249 अपना प्रॉफिट निकाल लिया, तो पीछे क्या बचा, 751, ये माइनस करेंगे
इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ रखी हुई है। तो 247 माइनस 751, तो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 1736। तो हमारे पास जब 1736 आ रहा है तो हमने कहा जी ये हमारे पास यहाँ बचा। फिर हमें 1000 का आया, 1000 में से हमने क्या किया, सेपरेट किया अपना हिस्सा जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो जब हमने उसमें से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेपरेट किया, 173 अलग हो गया, 827 बचा। 173 में से 827 माइनस किया तो 909 आ गया, और नेक्स्ट में 909 पे हमने इन्वेस्टमेंट काउंट की, एग्जैक्टली 909 बचा, यहां पे हमारे पास 0 आ गया। दैट मींस ये हमारा प्रॉफिट आया है और ये सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है। So that's a recovery of initial investment. This implies that cash inflows are sufficient to recover 3170. यानी cash inflows easily recover करें 3170 initial investment and to provide exactly 10% return of investment. Exactly 10% of return provide कर रहे हैं and depreciation becomes unnecessary. Two simplification assumption, two simplifying assumptions are usually made to net present value analysis. All cash inflows other than initial investment occur at the end of period. के सारे at the end of the period होते हैं, यानी at 0, 1, 2, 3, 4, यानी cash flows इधर इस corners पे end होंगे. All cash flows generated by investment project are immediately reinvested at the return equal to discount rate. कि जितने भी cash flows वो earn कर रहे हैं, that are immediately reinvested into a project, कि वही reinvested हो गए हैं और reinvested at the rate of जो भी required rate of return है हमारा, उस पे हमारे reinvest हो गए. These are the two assumptions that are required with the net present value. Choosing the discount rate, the firm cost of capital is usually regarded as a minimum रेट ऑफ रिटर्न, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस पे आपने लोन लिया है, जितने इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. क्या कहलाएगा, वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर आपने फंड लोन पे लिए तो लोन जिस इंटरेस्ट रेट पे मिला है वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वही हमारे लिए क्या होगा, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. क्या है ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न द कंपनी मस्ट पे टू द लॉन्ग रन क्रेडिटर्स. जो इंटरेस्ट है, मैं वही बात कर रहा हूं कि जो इंटरेस्ट है, लॉन्ग रन क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे आपने लोन लिए, एंड स्टॉक होल्डर फॉर द यूज ऑफ देयर फंड्स, यानी उनसे आपने पैसे लिए, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So that's the end of the lecture number 29. We have not completed with the capital budgeting. हमने इसे बहुत डिटेल में भी और देखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे होगा. But today we have given the overview of NPV, IRR, payback period, and also calculate the recovery of the original investment. So that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.